गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 3 उदारवादी एवं राष्ट्रवादी 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या रहा, यानी 1900 से 1900 तक क्या स्थितियाँ रही देश में, कौन से उदारवादी क्या थे, राष्ट्रवादी क्या थे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है फर्स्ट एक जो है वो है उदारवादी कौन थे, उनकी मांगे क्या थी। उदारवादी नेता वो नेता थे जो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, यानी कि वो चाहते थे कि अंग्रेज रहे ना रहे, हमारे जो अधिकार है हमें मिल जाए। वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन यानी ब्रिटिश शासन के साथ रहकर स्वयं शासन की मांग थी कि हमें स्वयं शासन का अधिकार दिया जाए, हमें मतलब अंग्रेजों के साथ रहकर राज करने का अधिकार मिल जाए। एक तो वो चाहते थे कि विधान परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरा, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वहाँ के अंदर भारतीयों को रोजगार मिले, यानी नियुक्ति की जाए। उनकी उच्च प्रशासनिक सेवाओं के अंदर भी जो भारतीय लोग हैं उनकी नियुक्ति की जाए। तो उदारवादी नेता जो थे वो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और वो ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही स्वराज्य की मांग कर रहे थे और साथ में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाना चाह रहे थे। क्या क्या मांगे थी इनकी जो पहली मांग थी वो थी विधान परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाना। दूसरा, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सेना के खर्चे को कम कर दिया जाए। तीसरा, जो सामान्य और तकनीकी शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए। उच्च पद पर भारतीयों की ही नियुक्ति की जाए, यानी भारतीयों को भी उच्च पदों पर नौकरी दी जाए। किसानों के ऊपर जो करों का बोझ है, खासकर नमक कर जो लगाया जा रहा है उसे कम किया जाए। प्रेस पर लगाए गए जो रोक है उसको हटा दिया जाए, यानी प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह मीडिया, इसके ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाया गया उसको हटा दिया जाए। तो ये उदारवादियों की मुख्य मांगे थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उदारवादी एवं राष्ट्रवादियों में मुख्य क्या अंतर है। देखो, दो तरह के नेता थे, उदारवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता। उदारवादी के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीका अपनाते थे, यानी उनको क्या था उदारवादी नेताओं को कि शांति से अपनी जो डिमांड्स हैं, जो अपनी मांगे हैं वो पूरी करवाई जाए, ठीक है। परंतु जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका एक ही मूल मंत्र था कि अंग्रेजों का विरोध करना, चाहे उसके लिए जन आंदोलन ही क्यों ना चलाना पड़े, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत देश नहीं चाहिए था, पूरा स्वराज्य चाहिए था अपना। सेकंड पॉइंट है, उदारवादी नेता के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशनों को पास किया, यानी कि वो चाहते थे कि जो वार्षिक अधिवेशन है उसको पास कर दिया जाए, भाषण के द्वारा प्रशासन में सुधार मिल जाए और ये ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे रखते रहते थे। परंतु जो राष्ट्रवादी लोग थे वो अपनी डिमांड्स किसके थ्रू रखते थे, यानी अपनी मांगों को समाचार पत्र पत्रिकाओं लेखों के द्वारा अपनी मांगे रखते थे और वह लोगों को मातृभूमि के प्रति जागरूक भी करते थे कि अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान दो और देश को आज़ाद करवाओ। उदारवादी नेता भारतीयों को अंग्रेजी शासन के शोषणकारी आर्थिक स्वरूप से जागृत करने में तो सफल रहे, यानी उदारवादी नेताओं ने ये तो बता दिया कि अंग्रेज शोषणकारी नीतियां अपना रहे हैं, परंतु आम जनता के बीच में वो अपनी जगह नेता के रूप में नहीं बना पाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन्हें जिन्हें कि लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, इन नेताओं ने भारतीयों के बीच में एक नेता के रूप में अपनी जगह बना ली थी, जबकि उदारवादी नेता अपनी जगह नहीं बना पाए। वो शोषणकारी नीतियों के प्रति जागरूक तो कर पाए परंतु अपना स्थान नहीं बना पाए एक नेता के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, यानी बंगाल को बांटने के पीछे क्या अंग्रेजों का उद्देश्य था। 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसरॉय बनाया गया। वायसरॉय बनते ही उसने क्या, राष्ट्रवादी नेता जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे उनको मजा चकाने के लिए, यानी उनको एक कहते हैं ना कि उनको नीचा दिखाने के लिए क्या किया कि 1905 में एक लॉर्ड कर्जन ने फैसला सुनाया कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। और सरकार ने उस समय बंगाल को बांटने के लिए अगर पूछा गया कि बंगाल को आप 2 भागों में क्यों बांट रहे हो, तो उन्होंने ये बहाना लगाया, ये बताया कारण कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और इसका प्रशासन सही रूप से नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। परंतु वास्तव में अंग्रेज जो थे वो राष्ट्रीय एकता को ख़त्म करना चाहते थे, राष्ट्रीयवादी आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे और जो हिंदू मुसलमानों के अंदर एकता बढ़ रही थी, प्रेम बढ़ रहा था, राष्ट्रीयवाद की भावना बढ़ रही थी, उसको नष्ट करना चाहते थे। तो बंगाल विभाजन तो एक बहाना था हिंदुओं की
एकता और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए।